हेलो गाइस, दिस इज मुफीनुर रहमान एंड यू आर वाचिंग जेके स्टडी इन्फो। दोस्तों, आज हम अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं बीएलडब्ल्यू क्लास हिस्ट्री का जनरल अवेयरनेस पार्ट में। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे अंग्रेज यहाँ पे आए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। इस टॉपिक के एंड में कुछ एमसीक्यूज भी होंगे और एक एमसीक्यू में आपको होमवर्क भी दूंगा, जो जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। दोस्तों, ये कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे रिगार्डिंग। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है हिस्ट्री में। रिवोल्ट ऑफ 1857 कि ये बगावत स्टार्ट कैसे हुई। रिवोल्ट ऑफ 1857 है 10 मई 1857 को जो 34 नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही ने बगावत कर दी अपने बाकी कलीग्स के साथ। उस सिपाही का नाम था मंगल पांडे। दोस्तों, इस बगावत को सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस रिवोल्ट को इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इसके कुछ काजेस थे और जो पहले मैं बताना चाहूंगा, जो गवर्नर जनरल उस टाइम पे था वो था लॉर्ड कैनिंग, जिसके दौर में ये रिवोल्ट हुआ था। दोस्तों, इसका जो इकोनॉमिक काज है वह है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश के द्वारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भारत का। ब्रिटिश क्या करते थे कि अब अपने कारोबार करते थे यहाँ पे इंडिया में, और वो अपनाना एक जो इंडियन मार्केट है उसको तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने, और जो लोकल आर्टिसन क्राफ्ट्समैन थे उनकी रोजी रोटी छीन ली। दूसरा जो कहा था वो था हेवी टैक्सेशन। ये जो ब्रिटिश का जो मेन मकसद था वो था, जो मतलब मेन इकोनॉमी जो चल रही थी उनकी, जो उनका पैसा मेन आ रहा है इंडिया से, वो रेवेन्यू के थ्रू आ रहा था। वो जमींदारों को हाई टैक्सेशन कर रहे थे कि हाई रेवेन्यू ले रहे थे, किनसे? जमींदारों से, पीजेंट से हाई रेवेन्यू। ये भी एक कॉज बना, इकोनॉमिक कॉज बना रिवोल्ट ऑफ 1857 का। सोशियो पॉलिटिकल कॉज में देखें तो पहला कॉज है सब्सिडियरी अलायंस। लॉर्ड वेल्सी ने जो लाया था सब्सिडियरी अलायंस, जो था जो लॉर्ड वेल्सी ने लाया था इंडिया में, जो लागू किया था जब वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वो भी एक वजह बना। दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो मेजर, वो भी एक बड़ी वजह बनी। लॉर्ड डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, जो उनका जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे, जिसमें एक मतलब राजा का जो होगा गोद लिया हुआ जो बेटा बेटी है वो एयर टू द थ्रोन नहीं बन सकते थे। इसी वजह से जो वो डोमिनियन था वो ब्रिटिश के हाथ में चला जाता था। रिलीजियस कॉज में देखें तो टैक्सेशन ऑफ मॉस्क एंड टेम्पल लैंड्स। ब्रिटिश ने क्या स्टार्ट कर दिया था कि जो मस्जिदें और मंदिरों का जो जमीन है उन पर टैक्स लागू कर दिया था। और एक रिलीजियस का था एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। जो क्रिश्चियन मिशनरीज आ रही थी यहाँ पे अपना रिलीजन प्रोपेगेट करने के लिए, बहुत जगहों पे लोगों ने इसको डायरेक्ट असॉल्ट माना उनके रिलीजन पे। लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई बाहर से आके उनको कन्वर्ट करना चाह रहा है। इमीडिएट कास्ट, दोस्तों ये तो थे अंडरलाइंग कास्ट, जो कास्ट मतलब बहुत सालों से इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन जो इमीडिएट कास्ट बने इस रिवोल्ट की, अचानक से एक रिवोल्ट कैसे आया, जो इमीडिएट कास्ट बने वो था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो था, जो ब्रिटिश ने लाया था। एक तो उसका था, दूसरा था इंफीरियर एमोल्यूमेंट्स कंपेयर टू ब्रिटिश काउंटरपार्ट। जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन लोग काम करते थे, उनको क्या है कि ब्रिटिश पर्सनल्स के मुकाबले उनको कम सैलरी मिलती थी, खासकर जब वो अपने घर से बाहर कहीं पे जाते थे ड्यूटी के लिए। तो ब्रिटिश जो पर्सनल थे उनको कुछ ज्यादा सैलरी मिलती थी इंडियन काउंटरपार्ट से। ये भी एक वजह बनी। एक और वजह बनी, वो था न्यूज ऑफ मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन व्हीट फ्लोर्स। जो आटा था उसमें एक रूमर आ गई थी, क्योंकि कंफर्म नहीं है हिस्ट्री में कि ये सच है कि झूठ है, इसलिए इसको हम न्यूज बोल रहे इधर, क्योंकि कंफर्म नहीं है। ये कहा जा रहा था उन दिनों कि जो ब्रिटिश है वो जो है आटे में वो बोन डस्ट मिला रहे, कि वो जो हड्डियां है उसका चूरा बना के वो मिला रहे आटे में। ये लोगों को बर्दाश्त नहीं था। सबसे जो मेन काज बना दोस्तों वो था द कार्ट्रिज ऑफ एनफील्ड राइफल विच वाज मेड ऑफ बीफ एंड पॉर्क फैट। ये भी एक रूमर था, क्योंकि अभी तक ये भी प्रूव नहीं हुआ है कि ये सच है झूठ है ये, लेकिन ये इमीडिएट काज बना लोगों के अंदर, क्योंकि जो बीफ है वो हिंदू के लिए, मतलब हिंदू उसको बीफ नहीं खाते, और जो पॉर्क है वो मुस्लिम्स में हराम है। जो एनफील्ड राइफल का जो कार्ट्रिज था, जो एक गोली थी उसको पहले चबाना पड़ता था, उसके बाद लगाना पड़ता था किसमें? इस राइफल में। और जो रूमर फैली थी वो ये था कि जो ये कार्ट्रिज है ये बीफ और पोर्क फैट का
बना हुआ है। इसकी वजह से ये रिबेलियन अचानक से स्टार्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ रिवोल्ट और लीडर किस जगह पे कौन सा मतलब लीडर इस रिवोल्ट को लीड कर रहा था। अगर हम लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल लखनऊ में लीड कर रही थी और दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान लीड कर रहे थे। दोस्तों पहली बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो बहादुर शाह जफर थे ये इस टाइम पे ईयर थे किसके, मुगल थ्रोन के। और जब ये रिबेलियन स्टार्ट हो गया, जो रिबेलियंस थे उनने बहादुर शाह जफर को एम्परर घोषित कर दिया था इंडिया का। इसके बाद झांसी की बात करें तो वहां पे फेमस रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जिसको कहा जाता है, वो लीड कर रही थी। ग्वालियर में तात्या टोप लीड कर रहे थे और जो इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली लीड कर रहे थे। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, जगदीशपुर आप बिहार भी आप कह सकते हो, बिहार में भी कुंवर सिंह ही लीड कर रहे थे। और जो बरेली में जो लीड कर रहे थे वो थे खान बहादुर, और जो कानपुर में लीड कर रहे थे वो थे नाना साहिब। दोस्तों इसके बाद जो रिवोल्ट है, आखिरकार रिवोल्ट सप्रेस हुआ, ब्रिटिश ने कामयाबी से इस रिवोल्ट को दबा दिया। अब पढ़ेंगे हम इसकी फेलियर के काजेस, इस रिवोल्ट के फेलियर के काजेस थे क्या। पहला काज जो था, क्योंकि बहुत सारे काजेस थे इसमें, बहुत सारे वजूहत थी जिनकी वजह से रिवोल्ट आगे नहीं बढ़ पाया। सबसे बड़ी थी लीडर की कमी, एक अच्छा लीडर नहीं दे पाई उस टाइम की रिबेलियन, उस टाइम का जो लोग थे इस रिबेलियन को, जो रिबेल्स थे उनके पास कोई अच्छा लीडर नहीं था, ना कि उनके पास कोई ऐसा लीडर था जो उनको सही डायरेक्शन दिखा सके। जो भी और बाकी जो प्रिंसेस वगैरह इसको सपोर्ट कर रहे थे उनके पास भी कोई कोहेरेंट प्लान नहीं था, मतलब कि उनके पास भी कोई वेल प्लान नहीं था कि हमको एक आगे कैसे चलाना है। जो दूसरी चीज थी, जो रिवोल्ट है ये इसने पूरे इंडिया को इफेक्ट नहीं किया, बल्कि ये मेजरली नॉर्थर्न इंडिया में ही रहा। जो मेजर 3 प्रेसिडेंसीज थे उस टाइम की, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, उनमें बहुत कम इफेक्ट पड़ा इस रिवोल्ट का। दोस्तों ये था रिवोल्ट ऑफ 1857, जितना मैंने ब्रीफ में समझा है, क्योंकि हमें वीएलडब्ल्यू में इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब हम जाते हैं एमसीक्यूज पे। तो पहला एमसीक्यू है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटिनी। मैंने पहले भी कहा कि इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज है सभी रहेंगे, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो रहे कि गवर्नर जनरल 1857 के टाइम पे कौन था, तो वो कौन था, पहले भी बताया, लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद दूसरा जो है वो बोल रहा है, डैश वाज द डेट व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट। डेट क्या था जब ये स्टार्ट हुई, ये भी पहले बताया 10 मई 1857। तीसरा एमसीक्यू है, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द सिटी ऑफ कानपुर। हमने इसे पहले भी पढ़ा कि कानपुर में जो थे वो नाना साहिब लीड कर रहे थे। विच टाउन वॉज नॉट रिलेटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। जैसे कि हमने कहा खाली नॉर्थर्न इंडिया में थे, जो जहां और जो मेजर सिटी है जहां पे हो रहा था उसके हमने लीडरों के भी नाम बताए, जो लीडर वहां पे लीड कर रहे थे। तो मेरठ में भी चल रहा था, दिल्ली में बहादुर शाह जफर भी था, अमृतसर का पता नहीं, लखनऊ में तो था ही। तो इसमें जो हमें ऑप्शन लग रहा है वो है अमृतसर। इसके बाद है, डैश वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। भी अभी हमने देखा कि कौन थे, वो थे बहादुर शाह सेकंड, क्योंकि अकबर भी नहीं थे, बहादुर शाह फर्स्ट भी नहीं थे, शाह आलम सेकंड नहीं थे। ये अभी पढ़ा हमने कि बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह जफर सेकंड जो थे उस टाइम एम्परर बनाए गए थे। इसके बाद जो है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन इकोनॉमिक कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, अक्सर एमसीक्यू में गलती हो जाती है, क्योंकि जैसे हमें लगता है कि ये हमें एमसीक्यू आता है, हम पूरा क्वेश्चन पढ़े बगैर ही हम डोट पढ़ते हैं, टूट पढ़ते हैं उस एमसीक्यू पे, और अक्सर लोगों को फिर वो गलत हो जाता है। यहाँ पे नॉट का जो आपको है ना ख्याल रखना है, ये क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि विच अमंग इज इकोनॉमिक, ये बोल रहा है नॉट एन इकोनॉमिक कॉज। हेवी टैक्सेशन नहीं है इकोनॉमिक कॉज जो था। बट डाउन ऑन मेजर पैट्रोनेज फॉर आर्टिशंस एंड हैंडीक्राफ्ट्स, ये भी एक काज था। इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन, इसका देखना पड़ेगा। इंक्रीज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, ये भी एक वजह था। इसमें जो ऑप्शन हमें लग रहा है वो कौन था, जो अच्छा ऑप्शन जो ब्रिटिश को भी अच्छा दिखा रहा है वो है कि ब्रिटिश ने इंडियन कॉटन के लिए मार्केट एक्सपेंड कर दिया था। ये कॉज तो अगर ये ऐसी तो अच्छी बात है, इसकी वजह से रिवोल्ट होता नहीं। तो इसका जो आंसर है इस एमसीक्यू का वो है सी। इसके बाद जो एमसीक्यू वो है, सर ह्यूज रोज डिस्क्राइब whom एज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल्स। रिबेल्स की सबसे बेहतरीन और बहादुर जो मिलिट्री लीडर है वो किसको बताया था, सर ह्यूज रोज ने। सर ह्यूज रोज जो है वो कमांडर थे ब्रिटिश आर्मी के, और उसने किसके खिलाफ लड़ा था, उसने लड़ा था झांसी में, और झांसी में जो लीडर थी वो थी झांसी की रानी। तो इसका जो आंसर है वो है बी, रानी लक्ष्मीबाई। इसके बाद जो क्वेश्चन था, तो विच रेजिमेंट डिड
मंगल पांडे बिलोंग, ये हमने पहले ही पढ़ा, जो मंगल पांडे थे वो 34 नेटिव इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे। द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इज अ बुक रिटन बाय, जो हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है किसने लिखी है? वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों ये जो इसका जो आंसर है वो है वीर सावरकर, और वीर सावरकर ही वो इंसान थे जिसने करार दिया इसको रिवोल्ट ऑफ 1857 को एज इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है लास्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू है इसका, वो है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका जो है आंसर वो आप कमेंट्स में लिखोगे। दोस्तों ये था आज का टॉपिक। दोस्तों अब मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा कि मेरी अपनी चैनल पे एक कोर्स आने वाला है जिस चैनल का नाम तवारीख है, जिसमें हम हिस्ट्री को एज करेंगे बेसिक से एडवांस कोर्स तक। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है और इसमें इस कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आप सबके लिए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।